हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु पर आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस के आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट की टाइम डिपेंडेंट सोर्सेस वाली प्रॉब्लम्स को। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि एग्जाम में जो 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्ट हम हमारे पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार ज़रूर से देखें, क्योंकि चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन पेपर्स हों, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स लीजिए, सभी जगह जो ट्रांजिएंट एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हीं पार्ट्स में से होते हैं। लेकिन फिर भी बचे हुए 10% को हम अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि जब हमें पूरा 100% किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होता है तो हमारे पास एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में हमें कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो लेक्चर पूरा देखें, और वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस की टाइम डिपेंडेंट सोर्सेस वाली प्रॉब्लम्स, जो आरएल, आरसी और आरएलसी सभी सर्किट्स पर लागू होगी। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर अप्रोच को देखा था। उन अप्रोचेस में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई टी इक्वल टू क्यू फॉर्म की हो, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे थे, या ए डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस सी वाई टी इक्वल टू क्यू इक्वेशन हो, इसे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दोनों ही केस में हमने ये देखा कि हमारा जो सॉल्यूशन वाई टी होगा, ये सॉल्यूशन के दो भाग होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फर्स्ट ऑर्डर में इस पोर्शन से और सेकेंड ऑर्डर में इस पोर्शन से डिटरमाइन करते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा था कि क्यू बाई पी होता है अगर ये क्यू कॉन्स्टेंट है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चूंकि हम जब नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट थ्योरी में बात करते हैं तो हमारे पास अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों सर्किट में अवेलेबल होंगे तो हमें एक बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा, और जब डिफरेंशिएट आप इक्वेशन को करेंगे तो कांस्टेंट अगर वहां पर है तो यहाँ जीरो हो जाएगा। इसलिए होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही हमने बात की थी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने बात नहीं की थी। अब दूसरा केस ये बनता है कि अगर ये क्यू टी कॉन्स्टेंट नहीं है या यहाँ पर जीरो नहीं होता है। कैसे? जैसे अगर सपोज हम कोई एक सर्किट ले लेते हैं, ये एक आरएल सर्किट है, और इस आरएल सर्किट में हम यहाँ पर ये कहें कि कोई एक ऐसा सोर्स है और इस सोर्स का मान v e टू द पावर -2t है। सपोज इस पर्टिकुलर केस में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, सपोज मैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता हूँ, मुझे कहा जा रहा है कि इसमें कहीं एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच है, और इस स्विच को हमने t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया है और हमें it का मान निकालना है। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ पर KVL से फॉर्म होगी, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी माइनस वी टू द पावर -2t, मैं पहले KVL लगा रहा हूँ, r इंटू आई टी प्लस एल इंटू डी आई टी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखता हूँ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको सेट कर देते हैं, जो कि हमारी आदत रही है अभी तक। इसको मैं r बाई एल इंटू आई टी बोल देता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ v बाई एल ई टू द पावर -2t। हमने इसको l से डिवाइड भी कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर केस में अब देखिए, हमारा ये जो q है, ये q अब कांस्टेंट नहीं है, ये q अब टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। जब आप इस q को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब अब हम इस अप्रोच से नहीं जा पाएंगे। ऐसे पर्टिकुलर केसेस में देखिए हमें क्या करना होता है और हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट करने वाले हैं, हम इस पर आज पूरा बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए, हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपको उसको थोड़ा सा तन्मयता से सुनना पड़ेगा। आप उसको अपने दिमाग में हर अक्षर को सेट करने की कोशिश करें। यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन ये y नहीं होकर के i और v होगा। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो भाग होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं है।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने जो अभी तक पढ़ा है उसी के आधार पर हम निकालेंगे। जब हम प्रॉब्लम लेंगे तब हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब हम यहाँ पर जब ऐसे टाइम डिपेंडेंट फंक्शंस हमारे पास प्रॉब्लम में दिए हुए होंगे तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल मान करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल की चॉइस हमारे क्वेश्चन में जो डिपेंडेंट सोर्स हमें दिया हुआ है उस डिपेंडेंट सोर्स के अकॉर्डिंगली हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल मानने की एक चॉइस होगी। हम एक पर्टिकुलर इंटीग्रल को सेलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सेलेक्ट करते हुए हम सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे देखिए, अभी हम बात करते हैं। हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सपोज सोर्स हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा सोर्स सपोज e⁻ अल्फा टी है, कुछ कांस्टेंट के साथ e⁻ अल्फा टी है, ये अगर मेरा सोर्स है तो इस सोर्स के होने की कंडीशन में मेरा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का चॉइस होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का चॉइस कुछ कांस्टेंट के हम जनरली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लेते हैं तो यहाँ हम के डैश ले लेते हैं, के डैश e⁻ अल्फा टी होगा। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ e⁻ अल्फा टी, जैसे सपोज e⁻−2t है तो मैं e⁻−2t ही मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल मानूंगा कुछ कांस्टेंट के साथ में। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त बात करूं तो मेरा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का चॉइस होगा, मतलब मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय डिफॉल्ट मान लूंगा कुछ कांस्टेंट के डैश e⁻−2t। अब e⁻−2t या e⁻ अल्फा टी के बाद अब मान लीजिए कि e⁻ अल्फा टी नहीं होकर के कुछ सोर्स, साइनोसॉइडल सोर्स हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो सपोज a टाइम्स cos ओमेगा टी कोई साइनोसॉइडल सोर्स यहां पर लगा हुआ है। उस कंडीशन में आप जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मानेंगे वो मानेंगे k1 cos ओमेगा टी प्लस k2 sin ओमेगा टी। मतलब आपको उसी फ्रीक्वेंसी के दो साइनोसॉइड cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी मानना है और दो यहां पर कांस्टेंट मानना है, k1 k2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग से है ही, पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यहां पर हो सकता है कि a sin ओमेगा टी हो, उस कंडीशन में भी आप इसी को मानेंगे। मतलब साइन हो चाहे कोसाइन हो, आपको कॉस और साइन दोनों लेना है दो कांस्टेंट के साथ, k1 cos ओमेगा टी प्लस k2 sin ओमेगा टी आप ले लें। इसके बाद में सपोज t⁻n है, कुछ कांस्टेंट टाइम्स t⁻n है, तो आप उस कंडीशन में यहां पर क्या लेंगे देखिए, k0 t⁻n प्लस k1 t⁻n-1, ऐसे आप बढ़ाते बढ़ाते उसको फाइनली kn तक लेके जाएंगे। मतलब जैसे अगर सपोज सोर्स t² हो, 2t² हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 2t² के लिए आप क्या लेंगे, कुछ कांस्टेंट k0 t² प्लस अगला कांस्टेंट k1 t² से अब एक पावर कम करेंगे t⁻1 प्लस k2 t⁻0 मतलब 1 हो गया। मतलब ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। कब? जब सोर्स t⁻n के फैशन में हो। अब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब हम एक सिंगल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सपोज आपके पास में सोर्स है e⁻ अल्फा टी t⁻n कुछ कांस्टेंट a cos ओमेगा टी, या इसी के साथ sin ओमेगा टी हो। मतलब यही पूरा कॉम्बिनेशन a e⁻ अल्फा टी t⁻n। इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, इनका भी कॉम्बिनेशन बना लेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा देखिए, कांस्टेंट k0 t⁻n प्लस k1 t⁻n-1 प्लस एंड सो ऑन प्लस kn। ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके लिए हुआ, t⁻n के लिए। e⁻ अल्फा टी के लिए हम e⁻ अल्फा टी लेंगे तो e⁻ अल्फा टी आ गया। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर आ गए हैं सारे, इसलिए अलग से कॉन्स्टेंट लेने की जरूरत नहीं। cos ओमेगा टी के लिए हम क्या मानते हैं, cos ओमेगा टी मानते हैं और फिर sin ओमेगा टी भी मानना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस k0 t⁻n प्लस k1 t⁻n-1 प्लस एंड सो ऑन प्लस kn e⁻ अल्फा टी इंटू साइन ओमेगा टी। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का चॉइस हो जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर के जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया या समझाया है वैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम एक चूज करेंगे इनमें से सोर्स के अकॉर्डिंगली, जो डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है उस डिपेंडेंट सोर्स के अकॉर्डिंगली हम एक पर्टिकुलर इंटीग्रल चूज करेंगे और उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को लेकर के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे उस पर मैं अभी चलता हूँ। यहां पर हमने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन दो इंपॉर्टेंट बातों में से पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है,
अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली ही टर्म दिख रही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली ही टर्म दिखने का मतलब ये है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल हम ले, इसी आरएल सर्किट की मैं बात करूं, इसी पर्टिकुलर केस में अगर सपोज मेरे पास सर्किट ऐसा होता कि यहाँ पर r बाई एल टी लिखा हुआ है, सपोज ये सोर्स v टाइम्स e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी है, तो यहाँ जो हमने ये -2 लिया है, इस -2 की बजाय हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सोर्स आपका e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी है। तो जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल लेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ पर माइनस आर बाई एल इंटू टी आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो हमें इस वाले पोर्शन से कुछ k टाइम्स e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी लेना पड़ेगा। मतलब ये हो रहा है कि अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल में और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में सेम टर्म अगर आ रही है तो उस कंडीशन में आपको दूसरा पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जब आप सॉल्यूशन ले रहे हैं तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप देख लीजिए, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो चॉइस मैंने ली है, इन चॉइस में से जब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल सेट करूंगा तब अगर उसके कॉन्स्टेंट्स एज इट इज सेम हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, जैसे ई टू द पावर ले रहे हैं हम या कॉस ओमेगा टी ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में कॉस ओमेगा टी वहां पर आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको यही वाला केस मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा आपका ई टू द पावर में होगा। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में आप सीधे टी को मल्टीप्लाई, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन आप अज्यूम कर रहे हैं उसमें आप टी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मान लो सपोज हम करेंगे ई टू द पावर अल्फा टी ही हमारा है, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सपोज ई टू द पावर अल्फा टी है, तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल ई टू द पावर अल्फा टी नहीं मान करके के डैश टी ई टू द पावर अल्फा टी मानेंगे। बस क्या किया हमने, ये टी मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो ऐसा केस हो सकता है कहीं आपको मिले, इसको मैं प्रॉब्लम लेकर के अभी क्लियर करूंगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, कॉन्स्टेंट्स कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, अब हम उस पर आते हैं। तो देखिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक सपोज ये आरएल सर्किट, हम आरएल सर्किट ही ले लेते हैं, कुछ सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। सपोज ये कोई एक सोर्स है और इसका मान हम ई टू द पावर -2t ले लेते हैं, ये स्विच है, ये 2 है और ये 1 है। इंटेंशनली हम ऐसा ले रहे हैं क्योंकि r बाई एल यहाँ पर 2 हो रहा है और यहाँ पर 2 है। तो एक काम करते हैं, हम पहले दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर 2 नहीं रखते हैं, पहले हम ले लेते हैं 3 यहाँ पर। तो इंटेंशनली हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ। तो ये हमने यहाँ पर ई टू द पावर -3t कर लिया, r बाई एल हमारा 2 है तो ये डिफरेंट आएगा। हमें कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पर आपने स्विच को क्लोज किया है, आप करंट IT का मान निकालिए। तो हम क्या करें, इनिशियल कंडीशन का हमें यहाँ पर भी उन 5 पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो 5 पॉइंट आप कभी नहीं छोड़ सकते, जब तक स्विच है तब तक वो 5 पॉइंट्स हैं। तो देखिए कैसे होगा, हम क्या करें, पहले वही हमारा अप्रोच ई टू द पावर -3t प्लस हमने केवीएल इक्वेशन बनाई। अभी नेटवर्क एनालिसिस आया ही नहीं, नेटवर्क एनालिसिस तब आएगा जब हम इनिशियल कंडीशंस यूज करेंगे। अभी तो हम सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। हमने मैथमेटिकली एक केवीएल इक्वेशन बना दी है और इस केवीएल इक्वेशन को अब हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी प्लस 2it इक्वल टू माइनस से प्लस हो गया उधर जाके ई टू द पावर -3t। अब इस प्रॉब्लम को जब आप देख रहे हैं तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर क्यू अब 0 नहीं है, ना तो 0 है और ना ही क्यू कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट भी नहीं है। तो जब 0 और क्यू कांस्टेंट नहीं है तो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम डिपेंडेंट सोर्स वाली प्रॉब्लम है। इस डिपेंडेंट सोर्स वाली प्रॉब्लम में अब मुझे IT निकालना है, फाइनली मुझे IT निकालना है। तो ये IT कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखिए k टाइम्स ई टू द पावर -2t, ये मुझे यहां से मिलता है। हमें पता है कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जब होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें मिलता है k टाइम्स ई टू द पावर -pt। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, प्लस हम पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, अगर यहाँ ई टू द पावर -2t आ रहा है और सोर्स का मान ई टू द पावर -3t है, तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा जो अभी का कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट से यही वाला हम मान सकते हैं। मतलब ई टू द पावर अल्फा टी है तो ई टू द पावर अल्फा टी के साथ कुछ कांस्टेंट हम पर्टिकुलर इंटीग्रल मान सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी
ई टू द पावर माइनस 2t होता है या यहाँ ई टू द पावर माइनस 3t आता तो उस कंडीशन में हम t मानते, उस पर भी हम आ जाएंगे अभी। तो इस पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो चॉइस होगी वो हो जाएगी कुछ कांस्टेंट k डैश। देखिए ये कांस्टेंट निकालना है, ये हम बाद में निकालेंगे, अभी नहीं निकाल रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इस पूरी इक्वेशन से ही हमेशा निकालना पड़ता है, वो हम पहले भी ऐसा ही करते थे। तो ये हमारा हो जाएगा k डैश ई टू द पावर कुछ कांस्टेंट अल्फा टी नहीं, जो ये है यही ई टू द पावर माइनस 3t। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ई टू द पावर माइनस 3t है तो ई टू द पावर माइनस 3t, मुझे यहां से जो ई टू द पावर माइनस 3t है यही मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल में एज इट इज लेना है। t और मैं एक्स्ट्रा अगर ऐड करता, अगर यहां पर जो ये माइनस 3t है यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी माइनस 3t होता, तो नहीं है तो मुझे कोई t एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा आई पी इज इक्वल टू k डैश ई टू द पावर माइनस 3t लेकर के इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है? अब क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि हम इस k डैश का और k का मान कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको कहा है कि k का मान अपन इनिशियल कंडीशन से बाद में निकालेंगे, पहले k डैश निकालना है। अब ये जो IP है, ये IP इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझिएगा, हम अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम मान रहे हैं कि IP और IC इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टडी स्टेट पर इसका सॉल्यूशन होगा तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको अगर हम इसमें पुट करें तो देखिए क्या होगा, मतलब हम यहां पर रखें k डैश ई टू द पावर माइनस 3t, मतलब ये हो रहा है डिफरेंशिएशन किसका, k डैश ई टू द पावर माइनस 3t का प्लस 2 टाइम्स k डैश ई टू द पावर माइनस 3t इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3t। ऐसा करके हम क्या करने वाले हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कांस्टेंट इक्वल करके k डैश का मान निकाल लेंगे। बस इतना आसान है। देखिए आपको इस डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, k डैश माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 3t, ई टू द पावर माइनस 3t का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस 3t माइनस 3t का डिफरेंशिएशन इंटू माइनस 3 हो गया, प्लस 2 टाइम्स k डैश ई टू द पावर माइनस 3t इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3t। अब यहाँ पर आप देखिए आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ अगर मैं ई टू द पावर माइनस 3t को अलग करूं तो यहां मुझे अंदर मिल रहा है -2 माइनस 3k डैश प्लस 2k डैश। डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, पर कोई बात नहीं, हमने ऐसा लिख दिया है। तो ये माइनस 3k डैश में से 2k डैश गया तो एक माइनस k डैश बचा, माइनस k डैश ई टू द पावर माइनस 3t इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3t। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब माइनस k डैश इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ तो 1 है, इसका मतलब ये माइनस k डैश 1 होना चाहिए। तो k डैश का मान क्या हो गया, -1। और अगर k डैश का मान 1 हो गया, -1 हो गया, तो IP का मान हो गया माइनस ई टू द पावर माइनस 3t, और ये IP का मान हम अब यहाँ पर रख देंगे। तो अब देखिए हमारा IT हो रहा है k ई टू द पावर माइनस 2t प्लस नहीं माइनस ई टू द पावर माइनस 3t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इस k का मान निकालेंगे। इस k का मान निकालने के लिए अब हम इनिशियल कंडीशन का यूज करने वाले हैं। इनिशियल कंडीशन में हमें पता है कि अगर इस पर्टिकुलर इंडक्टर में स्विचिंग से पहले करंट, स्विच ओपन था तो करंट 0 था, तो t इक्वल टू 0 प्लस पर करंट 0 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 0 प्लस, और उस कंडीशन में i 0 प्लस क्या हो जाएगा, इसके ओपन होने से 0। इसका मतलब i 0 प्लस इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू हो जाएगा k ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0, मतलब ये हो रहा है k माइनस 1 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1। तो यहाँ से k इक्वल टू 1 आ गया। तो k इक्वल टू 1 अगर आ गया है तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन यहाँ से बन रहा है IT, इस वाली इक्वेशन से ही IT इक्वल टू k का मान 1 है, इसलिए ई टू द पावर माइनस 2t माइनस ई टू द पावर माइनस 3t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए दुनिया बहुत आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों को समझ करके और आगे बढ़ना है। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं, अप्लाई करना सीख लेते हैं, तो आसानी से आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, किसी भी लेवल का प्रॉब्लम टच कर सकते हैं। एक बार हाथ लगाने की हिम्मत हो गई तो फिर आप उसको सॉल्व भी कर लोगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि आप ये समझे कि हमारा चॉइस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, और साथ ही साथ ये केस कभी बन रहा है। देखिए अब मैं उस केस पर भी आपको ले चलता हूँ। सपोज यही प्रॉब्लम को अब हम दूसरे तरीके से सोचे कि हमारे पास इस प्रॉब्लम को जब हम शुरू कर रहे थे तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सपोज स्विच लगा है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ सपोज प्लस माइनस है, ये ई टू द पावर माइनस 2t है अब, और ये 2 और 1 है, 2 ओम और 1 हेनरी। अब फिर से यही स्विच क्लोज किया, यही IT माना, तो अब हमारा हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस 2t प्लस 2 इंटू IT प्लस
डी आई टी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को सब पहली बार ही देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत फास्ट वे में और इक्वेशंस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो से एक बार देखिए, हमने ये इतनी बार बता दिया है, इतना लिखना सिखा दिया है कि अब आप जो स्टूडेंट्स इसको पहले वीडियो से देख रहे हैं वो भी मेरी इसी स्टाइल में फटाफट लिख रहे होंगे। तो आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस शुरू से नहीं देखे हैं सर्किट थ्योरी नेटवर्क एनालिसिस के, तो आप उनको एक बार जरूर से देख लें ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ हो जाएगा, देखिए हम इसको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2it इक्वल टू ई टू द पावर -2t। अब फिर वही, जब मैं आई टी सॉल्यूशन की बात करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने लिखा k ई टू द पावर -2t। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल चॉइस की अगर अपनी नॉर्मल कंसेप्ट से बात करता हूं तो ये हो जाएगा कुछ k डैश ई टू द पावर -2t, मतलब सेम यही रखना है। लेकिन मैंने ये देखा कि ये यहाँ पर ऑलरेडी है ई टू द पावर -2t, तो मैं ये नहीं लेकर के इसके साथ t और मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब मेरा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल चॉइस जो है वो हो जाएगा k डैश इंटू टी ई टू द पावर -2t। ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है, आपको सिर्फ इसी इक्वेशन को बस अब इस kp को लेकर के इस इक्वेशन में रख करके और आपको इसको सॉल्व करना है, k डैश का मान निकालना है। तो अब हम इसको इसमें रखते हैं, तो देखिए क्या होगा, डी डी टी ऑफ k डैश टी ई टू द पावर -2t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम एक बार, प्लस 2 टाइम्स k डैश टी ई टू द पावर -2t इक्वल टू ई टू द पावर -2t। वही डिफ्रेंशिएशन करके फिर हम इसके कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखिए डबल यू वी हो गया, ये दो फंक्शन हो गए, इसलिए इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। एक बार हम ई टू द पावर -2t का कर लेते हैं, तो -2 ई टू द पावर -2t। एक बार जब हम ई टू द पावर -2t रखेंगे ऐसे ही और t का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 k डैश टी ई टू द पावर -2t इक्वल टू ई टू द पावर -2। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका लेवल वो नहीं है जो जिसको सोच के स्टूडेंट्स कई बार चिंतित होते हैं, वो नहीं होता। बहुत आसान मैथमेटिक्स होता है जिसको हमें यहाँ यूज़ करना होता है। बस हम कुछ चीज़ों को अपनी रेगुलरिटी में लेकर के आए, हम बार बार सोचें, कभी डिफरेंशिएशन के कुछ छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं अपन उनको रिकॉल करते रहें, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तब हमें मेंटल प्रेशर ज़्यादा ना बने हमारे ऊपर। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो रहा है -2 k डैश टी प्लस k डैश प्लस 2 k डैश टी, और ये सब में से मैंने ई टू द पावर -2t कॉमन ले लिया है, तो ओहो ये तो हो गया सिंपल, कंपेयर किया हमने, ये कैंसिल हो गया, तो k डैश 1 हो गया। और अगर k डैश 1 हो गया है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो IP है IT इक्वल टू k ई टू द पावर -2t, और k डैश 1 है तो IP हो गया t ई टू द पावर -2t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बन रहा है फर्दर, यही पॉइंट कि अब हमें 0 प्लस रख करके k का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा k ई टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू ई टू द पावर 0, ये तो 1 हो गया, ये k बन गया, और ये इक्वल टू 0 है क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, 0 प्लस पे तो करंट 0 ही रहेगा, इसका मतलब k का मान 0 हो गया, और k का मान 0 हो गया। तो फाइनल जो सोल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बन रहा है वो बन रहा है t ई टू द पावर -2t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स कहीं से कहीं कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि हम इन कंसेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लें। अब चाहे साइनसोइडल सोर्स हो, चाहे एक्सपोनेंशियल कम साइनसोइडल हो, चाहे इस टाइप से टी टू द पावर n वाला कोई सोर्स हो, आप हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशंस आप करें, और प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेकर के आएंगे, पर हमारे हिसाब से इस पर्टिकुलर लेवल पर या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन और ट्रांजिएंट एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हो सकते हैं या जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच से। देखिए जब मैं ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस को लाप्लास से करना चाहूँगा तो भी हम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर भी वीडियोस लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच को यूज़ करके प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ तो हम इस तरीके से इनको कर सकते हैं। फेजर की अप्रोच से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अलग अलग अप्रोच है। देखिए ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है, ज्ञान अपने आप में समुद्र, विशाल समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं है ना। तो हम ये ना सोचें कि हमें ये आ गया तो हमें सब कुछ आ गया, लेकिन हाँ हमें इतना आ गया है कि हम प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करेंगे। आपने अगर ये वीडियोस देखे हैं, समझे हैं और थोड़ी प्रैक्टिस की है
घर पे आप प्रैक्टिस ज़रूर से करें, और साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस करें तो इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने पर प्रैक्टिस करें कि हम अप्रोच वही रखें, हमारा सोचने का तरीका, सॉल्यूशन करने का तरीका जब वही होगा तो हम कहीं अटकेंगे नहीं और हम प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर पूछे गए क्वेश्चंस, अच्छी रेफरेंस बुक्स के अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके सामने लेकर के आऊँगा। आप वीडियोस देखते रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।